नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं कक्षा 9 DBSC बोर्ड के अंडर मिड टर्म की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें इकाई 2 के पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। एक तरह से हम जल्दी से इसका अभ्यास करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। इकाई 2 से संबंधित जो भी पाठ है, जो भी कविता है, उसका पूरा पाठ्यक्रम आप चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो यूनिट 2 है, हिंदी की इकाई 2 है, उसका जो शीर्षक है, टाइटल है, वो क्या है? वंचित और उपेक्षित वर्ग के प्रति संवेदना। अब आपके पेपर में सीधा सीधा कहीं ना कहीं इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। किसी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वंचित और उपेक्षित वर्ग के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनको हम मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं, किस तरह से इन लोगों के साथ हम समानता का व्यवहार कर सकते हैं। तो वंचित और उपेक्षित वर्ग क्या होता है? वे लोग जो सामान्य लोगों से कम सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उनको हम वंचित और उपेक्षित कहते हैं। एक अगर गरीब व्यक्ति है तो वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है, अपने लिए घर नहीं जुटा पा रहा है, उसको हम वंचित या उपेक्षित कहेंगे। समाज की तरफ से उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये लोग हैं वो उपेक्षित रह जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, बचपन में उसके माता पिता उसे पढ़ा नहीं पाए किसी भी मजबूरी के कारण, तो उसको भी हम उपेक्षित कहेंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार होता है वो हर किसी बच्चे को होता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिला है, तो उसको भी हम वंचित और उपेक्षित कहेंगे। निम्न वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर वंचित और उपेक्षित वर्ग में आते हैं। तो पूरी इकाई का जो शीर्षक है, कहीं ना कहीं जो हमारी कविता है, पानी में घिरे हुए लोग, और साथ में दूसरा हमारा पाठ है कहानी के रूप में जादू टूटता है। इन दोनों पाठों में, इस कविता में और इस पाठ में वंचित और उपेक्षित लोगों की बातचीत की गई है। तो सबसे पहले जो हमारी कविता है, इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है। कविता पानी में घिरे हुए लोग, केदारनाथ सिंह जी की कविता, और बाढ़ से किस तरह से लोग पीड़ित हो जाते हैं, कैसे उनका सब कुछ बह जाता है और कितनी मुश्किल में वो फंस जाते हैं। अपनी कविता में भी केदारनाथ सिंह जी ने इसी तरह की परिस्थितियां दिखाई है कि बाढ़ में घिरे हुए लोग क्या क्या करते हैं, कैसे अपने आप को बचाते हैं, किस तरह से वो हिम्मत नहीं हारते हैं और कैसे वो इतने गहरे पानी का सामना करते हैं। कहानी जादू टूटता है कैलाश बनवासी जी की कहानी है, और इस कहानी में भी लक्ष्मण सिंह एक पात्र है जो उपेक्षित है, कहीं ना कहीं वंचित है, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, और कैसे वो अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर कर्तव्य दिखाता है और किस तरह की परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं। ये दोनों ही पाठ NCERT की पाठ्यपुस्तक में शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि इकाई 1 में जो 2 पाठ थे, 2 बैलों की कथा और मेरे संग की ओर थे, वो आपको आसानी से NCERT की बुक में मिल जाएगा। दूसरी जो कहानी है जादू टूटता है, ये आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि इसको पहली बार DBSC बोर्ड में ही शामिल किया गया है। तो हम पूरी कविता को नहीं पढ़ेंगे, ना ही हम पूरी कहानी को पढ़ेंगे। हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे ताकि हम इसका एक जल्दी से अभ्यास कर लें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप केदारनाथ सिंह जी का चित्र देख सकते हैं। पानी में घिरे हुए लोग उनकी कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। और यहाँ पर कविता में मुख्य मुख्य बिंदु क्या है उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। जैसे कि नाम से ही पता है कि पानी में कब लोग घिर जाते हैं, जब बाढ़ आती है तो वे प्रार्थना नहीं करते। सीधा सीधा सवाल बन जाता है, पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रार्थना करने से तो पानी से बाहर नहीं आ सकते। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। वे पूरे विश्वास से पानी को देखते हैं, अपने मन में हौसला रखते हैं, साहस रखते हैं, और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल, भैंस की पीठ पर घर असबाब, ये नया शब्द हो सकता है। असबाब क्या होता है? घर गृहस्थी का सामान। जितना भी आवश्यक घर गृहस्थी का सामान है, उनको अंदाजा लग जाता है कि बाढ़ आने वाली है। और बिहार में या कोस्टल एरिया में कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां हर साल बारिश में बाढ़ आ जाती है। वहां रहने वाले लोगों को पता होता है बाढ़ आने वाली है। वो पहले ही बिना किसी सूचना के, सरकार की तरफ से कोई सूचना जारी नहीं की जाती, बाढ़ आने वाली है, पहले ही उनको अंदाजा लग जाता है कि जब बाढ़ आएगी उससे बेहतर है हम पहले ही निकल जाएं। और जो उनके पशु होते हैं, गांव में रहने वाले लोग बैल, खच्चर, भैंस वगैरह रखते हैं, तो अपने पशुओं की पीठ पर जो भी जरूरी सामान होता है, जितना भी आवश्यक सामान होता है, उसको लाद कर चल देते हैं। तो पानी में घिरे हुए लोग क्या करते हैं? तो यहाँ से बिंदु आ जाता है। क्या करते हैं? वो बिना किसी सूचना के पहले ही तैयारी में जुट जाते हैं कि कैसे हम इस बाढ़ से बच सकते हैं। प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको अच्छे से पता है प्रार्थना करने से वो पानी से बाहर नहीं आ सकते, बल्कि कोशिश करने से वो पानी से बाहर आ सकते हैं।
साथ में पानी में घिरे हुए लोगों की हिम्मत को दिखाया गया है कि बाढ़ चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, पानी चाहे कितना भी ऊपर तक क्यों ना आ जाए, लेकिन पानी में थोड़ी सी जगह वो अपनी हिम्मत से, अपने साहस से जुटा ही पाते हैं, बना ही पाते हैं। फिर वो थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा आसमान गाड़ देते हैं, खंबे तान देते हैं, बोरे, यानी कि वहाँ पर पानी के बिल्कुल बीच में कहीं ना कहीं वो अपना रहने का जुगाड़ बना लेते हैं, तंबू तान देते हैं, ताकि कुछ समय के लिए वहाँ पानी में बीच में रहकर अपने आप को बचा सकें। और फिर वो इंतजार करते हैं, कोशिश करते हैं पानी से बाहर निकलने की और राहत कोष सामग्री जो आती है उसको प्राप्त करने की, और कहीं ना कहीं ऐसी मदद ढूंढने की जिससे उनको बाढ़ से बचाया जा सके। और मूंज की जो रस्सियां होती हैं, टाट होती हैं, तो इस सारे सामान से जुगाड़ करके वो अपने आप को कुछ समय तक पानी में सुरक्षित रख पाते हैं। और वो इसी कारण से सुरक्षित रह पाते हैं क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते बल्कि मेहनत करते हैं। पानी में घिरे हुए लोग अपने साथ पुआल की गंध ले आते हैं। पुआल एक तरह की घास होती है, आम की गुठलियाँ इकट्ठी कर लेते हैं क्योंकि गांव के लोग एक खाली टीन के डब्बे बहकर आ जाते हैं। भुने हुए चने वो लेकर आते हैं, चिलम और आग वो अपने पास रखते हैं ताकि इनकी मदद से वो कुछ समय वहाँ पर बिता सकें। फिर उनके मवेशी बह जाते हैं। अगर बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा होता है तो वो जानवर अपने साथ लेकर आते हैं, तो वो धीरे धीरे बह जाते हैं। पूजा की घंटी बह जाती है, ये महत्वपूर्ण पंक्ति हम कह सकते हैं। पूजा की घंटी बह जाती है, इस पंक्ति का आशय क्या है पूछा जा सकता है कि वो प्रार्थना में विश्वास नहीं करते। ईश्वर की पूजा करने की जो घंटी है, अगर वो भी बह गई है, वो बच नहीं पाई है, ईश्वर ने उस घंटी की रक्षा नहीं की है, तो इंसानों की रक्षा कैसे होगी? उसी इंसान की रक्षा हो पाएगी जो खुद अपनी मदद करेगा, खुद कोशिश करेगा। वे हर कीमत पर अपनी चिलम के छेद में कहीं ना कहीं बचाकर रखते हैं थोड़ी सी आग। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सांकेतिक अर्थ है। कविता में जो दिखता है, जो सामने लिखा हुआ होता है, उससे कहीं ज़्यादा जो छिपा हुआ होता है वो हमें समझने का प्रयास करना है। तो आग जो होता है वो यहाँ पर उनकी हिम्मत का प्रतीक है कि उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सा आत्मविश्वास कि कहीं ना कहीं हम इस पानी से बाहर निकल जाएंगे, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा हौसला आग के रूप में बचा हुआ होता है। जैसे चिलम की छेद में थोड़ी सी चिंगारी होती है और उसके माध्यम से दोबारा से उस चिलम को सुलगाया जा सकता है। तो मन में अगर विश्वास होता है कि नहीं, हम इस पानी से बाहर निकल जाएंगे, तो बड़ी आसानी से वो हिम्मत रखते हुए कहीं ना कहीं बाढ़ से बच जाते हैं। अगर पहले से ही वो अपने मन में हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं, हम इस बाढ़ के पानी से नहीं बच पाएंगे, बाढ़ बहुत भयानक है, डर जाएंगे, तो शायद उनके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर सूरज डूब जाता है क्योंकि दिन का समय है, दिन के समय में रोशनी होती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाना आसान रहता है, कुछ जुगाड़ करना आसान रहता है। फिर सूरज डूब जाता है क्योंकि दिन से रात तो होगी ही, प्रकृति उनके लिए रुक नहीं सकती कि यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, लोग फंसे हुए हैं, तो चलो सूरज ना डूबे, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर पानी में तैरती हुई आवाज़ें आती हैं क्योंकि जब शांति हो जाती है, रात का समय होता है, शोरगुल शांत हो जाता है, प्रकृति के सभी पशु पक्षी सो जाते हैं, तो फिर बहुत तेज़ी से आवाज़ें आती हैं लोगों के बोलने की, क्योंकि उनकी तरह और भी कुछ लोग हैं जो कुछ दूरी पर फंसे हुए हैं, वो भी बाढ़ से पीड़ित हैं। फिर कहीं पर धुआं उठता है, लोग कहीं ना कहीं जुगाड़ करके केरोसिन ऑयल की सहायता से आग जला लेते हैं, और पानी में घिरे हुए लोग फिर बेचैन हो जाते हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, दूर भी कहीं कोई फंसा हुआ है। ऐसे लोगों के साथ कोई संपर्क करते हैं क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, 1 से भले 2 या 3 लोग होते हैं, तो मिलकर हम कोई जुगाड़ कर लेंगे। फिर वो एक टूटी लालटेन जो बहकर आ गई है उसको जला देते हैं, ताकि ऊंचे बांस के डंडे पर उसको टांग देते हैं ताकि पानी के दूर तक खबर पहुंचाई जा सके। अगर आसपास कोई व्यक्ति है और वो कहीं ना कहीं दूर से रोशनी देखता है तो उनको अंदाजा लग जाए कि किसी को मदद की आवश्यकता है, या सरकार की तरफ से राहत सामग्री देने के लिए अगर कोई अभियान चलाया गया है, अगर कुछ लोग उनको बचाने के लिए आ रहे हैं, कहीं दूर हैं, तो वो उस रोशनी के माध्यम से उन तक पहुंच सके। क्योंकि वो अपने मन में हौसला बनाए रखते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते हैं, कोई ना कोई जुगाड़, जो भी पानी में बहकर चीजें आ रही हैं उनसे वो जुगाड़ करते हैं, और ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सके। पानी की आंखों में आंखें डालना यानी कि उसका सामना करना, उससे हारना नहीं। पानी यहाँ उनका कहीं ना कहीं दुश्मन है क्योंकि वो उनकी जान लेने पर तुला हुआ है, पानी के अंदर वो फंस गए हैं, तो वो हिम्मत नहीं हारते हैं। जैसे दुश्मन की आंखों में आंखें डालते हैं हम और उसका मुकाबला करते हैं, उसको चुनौती देते हैं, तो ये लोग जो होते हैं अपने मन में विश्वास बनाकर रखते हैं, अपनी हिम्मत और हौसलों के बल पर पानी को क्या देते हैं, चुनौती देते हैं। वे रात भर खड़े रहते हैं, सोते नहीं हैं, पानी के सामने खड़े रहते हैं, पानी की तरफ खड़े रहते हैं और पानी के खिलाफ खड़े रहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर अपने आप को क्या करेंगे, बचा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ और पंक्तियाँ हैं, ये कुछ और पंक्तियाँ हैं, ये बीच में कविता की बीच में पंक्तियाँ आती हैं। फ्लो में हम ऊपर की पंक्तियों को पहले पढ़ चुके हैं, तो आप दोबारा से देख लीजिएगा। बह जाती है, पानी की घंटी वाली लाइन के बाद की पंक्तियाँ हैं। बह जाती है महावीर जी की आदम कद मूर्ति। आदम कद क्या होता है? आदमी की ऊंचाई जितनी ऊंची। जैन धर्म को मानने वाले हैं और महावीर स्वामी जी की उन्होंने मूर्ति जो बनाई हुई है वो भी बह गई है। तो भगवान की मूर्ति अगर बह गई है तो फिर इंसान का बचना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो क्या करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं।
घरों की कच्ची दीवारें, दीवारों पर बने हुए हाथी घोड़े, लोग वहाँ के बहुत ही रचनात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कलाकारियाँ दिखाते हैं। फूल पत्ते, पाट पटोरे। पाट पटोरे क्या होता है? जो कपड़े होते हैं, कपड़ों का जो बॉर्डर होता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो भी कपड़े हैं, जो भी घर गृहस्थी का सामान है, वो सब क्या हो गया है? बह गया है। सब बह जाते हैं, मगर पानी में घिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते। यहाँ से एक सवाल बन जाता है कि पानी में घिरे हुए लोग शिकायत क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से पता है शिकायत करने से या प्रार्थना करने से या हिम्मत हार जाने से वो पानी से बच नहीं सकते हैं। पानी की आंखों में आंखें डालकर उनको उनका सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और ये अंतिम पंक्तियों के आगे की पंक्ति, सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह हर बार कुछ टूटता है, हर बार पानी में कुछ गिरता है, छपाक छपाक। और फिर ऐसा होता है कि राहत कोष की तरफ से कुछ सामग्री आती है खाने के लिए, और ऊपर से वो जब गिराते हैं तो वो जो सामग्री होती है पानी में गिर जाती है, उनके हाथों में नहीं आ पाती है। मान लीजिए हेलीकॉप्टर से कुछ पैकेट गिराए जा रहे हैं खाने के ऐसे लोगों के लिए, और वो उनके हाथ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतनी ऊंचाई से जो भी गिर रहा है सामान उसको पकड़ पाना। और अरार की तरह उनके अंदर, यानी कि उनकी हिम्मत थोड़ी सी हिल जाती है, कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। अरार क्या होता है? जब पानी आता है नदी के किनारे पर, जो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके किनारे पर बहुत बड़ा कोई भी हिस्सा है, वो टूटकर जब उससे अलग हो जाता है, तो उस टूटे हुए हिस्से को, बड़े हिस्से को हम क्या कहते हैं? अरार। तो कहीं ना कहीं वो पूरी कविता में कवि कहते हैं कि उनके मन में हिम्मत है, विश्वास है, प्रार्थना नहीं करते, शिकायत नहीं करते, मन में आग जलाकर रखते हैं, हिम्मत बनाकर रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में वो भी इंसान ही हैं और थोड़ा सा वो हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पर बिंदु बिंदु करके इस कविता का अंत किया हुआ है, यानी कि इसके बाद वो दोबारा से अपनी हिम्मत जुटा लेते हैं और फिर से कोशिश में जुट जाते हैं। तब तक जुटे रहते हैं जब तक कि उनकी तब तक जुटे रहते हैं तब तक कि उनको कोई सहायता नहीं मिल जाती, अपने आप को वो बचा नहीं लेते हैं। तो ये पूरी कविता थी, इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। जितने भी बिंदु आपने यहाँ पर देखे हैं उन्हीं से संबंधित करके, आपके रियल लाइफ से संबंधित करके सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि बाढ़ में घिरे हुए लोग क्या नहीं करते, कैसे वो अपने आप को बचाते हैं, या आपके आसपास क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाती है तो कल्पना करके देखिए आप कैसे बचेंगे, या बाढ़ से बचने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। या फिर एक सवाल ये भी बन सकता है कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? जो प्रकृति की तरफ से आती हैं, प्रकृति के संतुलन के बिगड़ने के कारण आती है। जैसे भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। इससे संबंधित करके, आपकी रियल लाइफ से संबंधित करके समस्या और समाधान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर इनको ध्यान रखेंगे और यहीं से संबंधित करके सवाल पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप कविता की व्याख्या कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे अगर आप एक बार खुद से अपने मन ही मन में हर एक पंक्ति का अर्थ और उसके बारे में जो बातचीत है उसको अगर आप व्याख्या के रूप में एक बार दोहरा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चे की ये नोटबुक है और बहुत अच्छे तरीके से इसने पूरी व्याख्या को लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ताकि जो भी प्रश्न पूछा जाएगा कविता की पंक्तियों से संबंधित करके ही पूछा जाएगा। यहाँ पर इस कविता की व्याख्या को आप देखना चाहें, स्क्रीन को रोककर आप देख सकते हैं। बातचीत हमने कर ली है, ज़्यादा समय हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी कविता की यहाँ पर व्याख्या की गई है। आप भी इसी तरीके से इसे समझ सकते हैं। पानी में घिरे हुए लोग कविता में ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बाढ़ से संबंधित, बाढ़ की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, इसी तरीके से आपका सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर पूरी व्याख्या आप देख सकते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ भी आप देख सकते हैं, इस बच्चे ने लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न उत्तर आप देख सकते हैं। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते, अभी हम बात कर रहे थे। तो पानी में घिरे हुए लोग जो होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि प्रार्थना करने से वो बच नहीं सकते हैं, उस समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो पानी से बाहर निकल सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने उत्तर को बना सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं पानी में घिरे हुए लोग शिकायत क्यों नहीं करते। यहाँ पर आप पानी में घिरे हुए लोग कविता की पूरी व्याख्या देख सकते हैं। आप भी इसी तरीके से इसकी व्याख्या करके देख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या करने से आपको पूरी कविता समझ में आ जाती है। कविता जब भी आप इस कविता को रिवाइज करते हैं तो इसकी पूरी व्याख्या करके देखिए, क्योंकि व्याख्या करने से कविता को आप पूरी तरह से समझ सकते हैं, और समझने के साथ साथ जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं
वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कविता की विषय वस्तु और व्याख्या अगर एक बार आप अच्छे से कर लेते हैं तो उसके बाद प्रश्न जो होते हैं वो कविता से ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्न कहीं बाहर से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से घुमा फिराकर जो कविता की विषय वस्तु है वहीं से आपके सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी अभी हमने उनके बारे में बातचीत भी की है। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं, पानी में घिरे हुए लोग शिकायत क्यों नहीं करते हैं, इसकी बात हमने की है। क्योंकि वो विश्वास करते हैं अपनी मेहनत के ऊपर, अपने हौसले के ऊपर, और किस तरह से वो प्रयास करते हैं पानी से बाहर निकलने के लिए, वो हिम्मत नहीं हारते हैं। पानी में घिरे हुए लोगों के सामने कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, कौन कौन सी परेशानियाँ आती है, किस तरीके से पानी में उनको क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। खाने की दिक्कत होती है, उनके जो पशु उनके साथ आते हैं वो भी बह जाते हैं, किसी के साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है, खाने पीने की, रहने की बहुत सारी समस्याएं आती है। और जो उनका पुश्तैनी मकान होता है, पूर्वजों की धरोहर होती है, वो पानी के साथ बह जाती है। तो ये बहुत ही मुश्किल भरा जीवन होता है। इसलिए पानी में घिरे हुए लोगों के लिए बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। और ये सारी बातें कविता में जो मुख्य मुख्य बातें बताई गई हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मध्यम रोशनी किस चीज़ की है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा पूछ लिया गया है। जो टूटी लालटेन है तो उसको वो क्या करते हैं, जला देते हैं और रात के समय में रोशनी करते हैं ताकि कोई सहायता के लिए आ सके उनके पास। बाढ़ के दृश्य का अपने शब्दों में वर्णन करो, तो ये आप अपने शब्दों के आधार पर कविता से जो विषय वस्तु दी गई है उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। पानी में घिरे हुए लोग एक दूसरे को अपनी खबर कैसे पहुँचाते हैं, तो वो लालटेन के माध्यम से, और जब शांति होती है, अंधेरा होता है, तो वो आवाज़ें लगाते हैं, इस तरीके से वो संकेत देते हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोग किस किस चीज के लिए विवश होते हैं, तो बाढ़ में फंसे हुए लोग किन किन चीजों के लिए विवश होते हैं, तो किन किन चीजों के लिए विवश होते हैं, उनको खाने के लिए रोटी तक नहीं मिल पाती है, पानी में उनको रहना पड़ता है, उनका घर जो परिवार है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कभी कभी पानी में जो उनके मवेशी हैं वो बह जाते हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, पानी में ही उनको रहना है। तो बहुत सारी बातों के बारे में यहाँ पर आप बातें लिख सकते हैं। बाढ़ आने से पूर्व सूचना मिलने पर किसी भी व्यक्ति को अपने साथ किस किस तरह का सामान लेकर निकलना चाहिए, तो क्या क्या जरूरी सामान है वही हम लेकर जाएं, क्योंकि बाढ़ में फंसने के बाद हम बहुत भारी भरकम सामान नहीं लेकर जा सकते हैं। ऐसा सामान जिससे कम समय में और हम ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त कर सके, ऐसा खाने का सामान होना चाहिए, माचिस होनी चाहिए, केरोसिन ऑयल होना चाहिए, और कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हम कुछ दिनों तक बाढ़ में अपने आप को बचा कर रख सकें। इस तरीके से इस पूरी कविता को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसकी व्याख्या समझ लीजिए, और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। बाढ़ से संबंधित, बाढ़ में हम कैसे फंस जाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बाढ़ से हम कैसे बच सकते हैं, अगर हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाए कि कभी हम बाढ़ में फंस जाते हैं तो कैसे बच सकते हैं। नदियों के बारे में पूछा जा सकता है कि नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जल ही जीवन है, लेकिन कभी कभी जल जो होता है वो हमारी मृत्यु का कारण भी बन जाता है जब कोई भयानक बाढ़ आती है। तो इस तरीके से आप उस पूरी कविता को तैयार कर सकते हैं। इकाई 2 का पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। पानी में घिरे हुए लोग कविता है जिसके बारे में अभी अभी हमने बातचीत की है। और दूसरी आप कहानी पढ़ते हैं, जादू टूटता है, कैलाश बनवासी इसके लेखक हैं। और ये जो कहानी है किसी भी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं की गई है, पहली बार डीबीएससी बोर्ड ने इसको शामिल किया गया है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद व्याकरण की बात करें तो अलंकार जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, इनको आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा। सभी अलंकार की आपको परिभाषा याद करनी है और साथ में एक एक उदाहरण याद करना है। 10 सवाल आपकी व्याकरण से पूछे जाते हैं, 5 एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और 5 के उत्तर लिखने हैं। तो एमसीक्यू में तो आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन जो उत्तर लिखने वाले हैं उसमें सीधी परिभाषा पूछ ली जाती है। यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो आपको जब परिभाषा लिखनी होती है तो साथ में उदाहरण भी लिखना होता है। तो एक एक उदाहरण आप इन सभी अलंकार का क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद है वो भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, इनका भी आपको अभ्यास करना है और साथ में परिभाषाएं भी याद करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप जादू टूटता है कहानी को देख सकते हैं। ये उनके लेखक हैं और कहानी आपने पहले ही पढ़ ली होगी। तो कहानी से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लक्ष्मण सिंह है वो हमारे मुख्य पात्र हैं, जो वंचित हम कह सकते हैं, उपेक्षित हम कह सकते हैं जिनको, और किस तरीके से वो पूरे कहानी के अंदर अपना, किस तरीके से पूरी कहानी में उनके बारे में बातें होती हैं, वो क्या काम करते हैं, उनके परिवार के साथ क्या होता है और कैसे वो पूरी कहानी में मुख्य पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं।
सबसे पहले कहानी की शुरुआत लक्ष्मण सिंह अपना नाम या परिचय नहीं देते हैं, सीधा प्रिंसिपल सर के रूम में एंट्री करते हैं और यहाँ पर आप इसको पढ़कर देख सकते हैं। और प्रिंसिपल के साथ लेखक भी बैठे हुए हैं। लेखक उसी स्कूल में क्या है, अध्यापक हैं, तो लेखक भी इस कहानी में पात्र के रूप में है। वो बता रहे हैं इस कहानी को अपने पाठकों के सामने। प्रिंसिपल उनको देखकर मना कर देते हैं कि यहाँ आप चंदा मांगने के लिए आए हैं, लेकिन स्कूल में इस तरह का सहयोग आपको नहीं मिलेगा, आप किसी बड़े अधिकारी के पास जा सकते हैं। प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर आर के सिंह होता है, जो बहुत होशियार प्रिंसिपल होते हैं। और लक्ष्मण सिंह भी बहुत ही अनुभवी होते हैं। प्रिंसिपल के मना करने पर भी वो क्या करते हैं, बार बार चिरोरी करते हैं, यानी कि खुशामद करते हैं कि वो उनको मौका दे अपने स्कूल में अपना कर्तव्य दिखाने का। लक्ष्मण सिंह हार नहीं मानते हैं, बार बार चिरोरी करते हैं, खुशामद करते हैं, अपना पूरा रिकॉर्ड दिखाते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा कलाकार हूँ और अलग अलग जगह पर जाकर मैं क्या करता हूँ, अपनी कला दिखाता हूँ, कर्तव्य दिखाता हूँ। बड़े बड़े अधिकारियों ने मुझे क्या दिए हैं, प्रशस्ति पत्र दिए हैं, एप्रिसिएशन लेटर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि लक्ष्मण सिंह कैसे दिखाई देते हैं। तो सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है कि लक्ष्मण सिंह का रेखा चित्र खींचिए। तो लक्ष्मण सिंह बहुत ही दुबले पतले आदमी हैं, उनके जो गाल हैं वो पिचके हुए हैं और कभी गोरा रहा होगा, लेकिन अभी वो बाहर धूप में बहुत जगह जाते हैं, काम करते हैं, तो इस कारण से उनका रंग हल्का हो गया है। और उनकी जो शर्ट है वो बहुत ही ढीली शर्ट है और साथ में उनका रंग उड़ गया है, इनकी बहुत पुरानी, जो उनकी गरीबी की तरफ इशारा कर रही है। और कंधे पर एक थैला है। 35-40 वर्ष की उनकी उम्र है, लेकिन दिखते 48-50 के हैं। गरीबी और अभाव समय से पहले आदमी को बूढ़ा कर देता है, ये उनको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो बातें हैं लक्ष्मण सिंह के बारे में, वो कैसे दिखाई देते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है और ये बातें आप याद रखेंगे। बार बार अनुरोध करने पर प्रिंसिपल लक्ष्मण सिंह को अनुमति दे देते हैं कि आप शनिवार को हमारे स्कूल में क्या कर सकते हैं, अपना कर्तव्य दिखा सकते हैं। शनिवार के बाद रविवार की छुट्टी होती है और दोपहर के बाद का जो समय है वो उनको दे दिया जाता है। लक्ष्मण सिंह बहुत ही कृतज्ञता के साथ झुक झुक कर जाते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन लक्ष्मण सिंह का बहुत अधिक अनुनय विनय करना, खुशामद करना यहाँ लेखक को पसंद नहीं आता। और लेखक कहते हैं कि वो एक कलाकार हैं और कलाकार का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। और फिर लेखक कहते हैं कि ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से लक्ष्मण सिंह बहुत समझदार हैं। हो सकता है कि मैं इन तरह की परिस्थितियों को नहीं जानता हूँ, तो इस कारण से मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। लेकिन लक्ष्मण सिंह को अपने परिवार का गुजारा करने के लिए इस तरह की खुशामद करनी पड़ती है। हालांकि वो एक कलाकार है, उसकी कला का सम्मान होना चाहिए, उसमें आत्मसम्मान होना चाहिए। लेकिन आर के सिंह प्रिंसिपल जैसे व्यक्तियों के सामने जब बात करनी होती है या किसी ऐसे अधिकारी के सामने बात करनी होती है जो उनकी बातों को नहीं समझते हैं, इस कारण से उनका व्यवहार ऐसा हो गया होगा, उनको खुशामद करनी पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत ही शोर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा में 5 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन में आप देखो पूरे भारत में जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता है। तो आजकल बड़े गाने चलाए जा रहे हैं देशभक्ति के, और ये भी एक मुद्दा है जो हमारे समाज के साथ जुड़ा हुआ है। जो बड़े बड़े नेता हैं वो जनता के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ उसी समय जुड़ते हैं जब उनको वोट मांगनी होती है। तो यहाँ पर आजकल बैकग्राउंड में बहुत ही शोर चल रहा है, आप देख सकते हैं। आगे लक्ष्मण सिंह शनिवार को अपने परिवार के साथ पहुंच जाता है और किस किस तरीके से वो स्कूल में कर्तव्य दिखाता है, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरे दिन वे समय पर आ जाता है अपने परिवार के साथ। परिवार में कौन कौन है ये बातें आप याद रख सकते हैं। पत्नी और 3 बच्चे हैं जो उसकी खेल दिखाने वाली टीम के सदस्य भी हैं, और एक पुरानी सी साइकिल है जिसके ऊपर वो सामान बांध कर लाए हैं। और ये जुलाई का आखिरी दिन था, इसके बावजूद आज बारिश के आसार नहीं थे। हालांकि आकाश में सलेटी बादल छाए हुए थे। सलेटी एक रंग होता है, ग्रे कलर आप कह सकते हैं। आज मौसम सुहावना है और बच्चों के बैठने के लिए स्कूल में कोई अलग से हॉल नहीं बनाया गया है, तो स्कूल के सारे कार्यक्रम लाल बजरी वाले खुले आंगन में होते हैं। तो बरसात होने पर कार्यक्रम रद्द हो सकता है, लेकिन आज बरसात नहीं है, तो लक्ष्मण सिंह के लिए बहुत अच्छी बात है। और लक्ष्मण सिंह अब अपने कर्तव्य को दिखाना शुरू करते हैं। सारे अध्यापक अध्यापिकाएं बैठ जाते हैं, बच्चे भी आंगन में बैठ जाते हैं, और अब बारी आती है लक्ष्मण सिंह की। यहाँ पर एक व्यंग भी किया गया है कि बच्चे इसलिए खुश थे कि आज पढ़ाई नहीं होगी, खेल देखने को मिलेगा, वही स्टाफ इसलिए खुश था कि आज पढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो अध्यापक या शिक्षक का कार्य पढ़ाना होता है, बच्चों का काम पढ़ना होता है, इसी कारण से वो स्कूल में जाते हैं। लेकिन विडंबना आप देखिए कितना करारा यहाँ पर व्यंग किया गया है कि बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो उनका काम है वो करना नहीं चाहते हैं, और जो अध्यापक है वो भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो जो हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, अगर उसके लिए हम इतना परेशान होंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकेगा।
आगे लक्ष्मण सिंह क्या करते हैं, उनका एक बच्चा होता है, 5-1 बरस का होता है और एक नन्हा सा सुंदर बच्चा होता है जिसकी आंखों में काजल की मोटी रेखा थी, गालों में रूज की लाली के 2 गोले और माथे पर लाल टीका, उसका मेकअप जोकर की तरह किया हुआ है और वो सर और मैडम को नमस्ते करता है और उसका नाम पूछने पर वो बताता है रामू जोकर, उसने सपाट भाव से कहा। तो ये बात कहीं ना कहीं लेखक को चुभ जाती है कि एक छोटा बच्चा है, उसका अपना नाम रामू है, लेकिन वो अपने नाम को किस तरह से बता रहा है, रामू जोकर। इतने छोटे बच्चे के भविष्य के सपने होने चाहिए, उसका खेलने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर वो बच्चा है वो किस तरीके से अपने भविष्य की घोषणा कर रहा है कि मैं रामू जोकर ही बनूंगा, मैं रामू जोकर हूँ। तो बहुत सारे व्यंग यहाँ से जुड़े हुए हैं, समाज की बहुत सारी समस्याओं को यहाँ पर बताया गया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या आ जाती है, शिक्षा का अधिकार। एक बच्चे को शिक्षा का अधिकार होता है और ये हमारे संविधान में भी दर्ज किया गया है। माता पिता को इसके लिए सजा भी मिल सकती है, लेकिन हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन कर रहे हैं या जो उपेक्षित हैं या वंचित हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा तक नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर ये सवाल पूछा जा सकता है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित कर ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। लेखक यहाँ पर रामू जोकर को देखकर बहुत सारी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करता है कि एक बच्चे से उसका बचपन छीन लिया गया है और इसमें सिर्फ लक्ष्मण सिंह और उसके परिवार की गलती नहीं है, बल्कि हम जैसे लोगों की भी गलती है, क्योंकि हम उसका कर्तव्य देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ जाते हैं शिक्षा के अधिकार को लेकर। उसके बाद लक्ष्मण सिंह का कर्तव्य शुरू होता है। लक्ष्मण सिंह ने अपना डेरा जमाया, उनके चारों ओर बच्चे जमा हो गए। एक अपेक्षाकृत छांवदार जगह में प्रिंसिपल और शिक्षक शिक्षिकाएं कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और उसकी सूखी मरियल देह वाली पत्नी ढोलक बजाती है, जोर जोर से कुछ गाती है अपनी किसी भाषा में जो हम सबकी समझ से परे थी। तो यहाँ पर भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण सिंह की पत्नी किस भाषा में गा रही थी और वो भाषा बाकी लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रही थी। तो ये जो सवाल है इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि लक्ष्मण सिंह और उसका पूरा परिवार जगह जगह पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर कर्तव्य दिखाते हैं। और कर्तव्य दिखाने के साथ साथ वो किसी गांव में गए हैं तो कम से कम 10-15 दिन के लिए तो वहाँ पर रुकते होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो बहुत सारे गाँवों में नहीं जा सकते हैं। और अलग अलग जगह पर जाने के कारण और वहाँ के लोगों से बातचीत करने के कारण उसकी पत्नी को बहुत सारी भाषाओं के नए नए शब्द आ गए हैं और इसी कारण से उसकी अपनी कोई भाषा नहीं है और उसको उन शब्दों का मतलब भी नहीं पता, लेकिन उन्हीं शब्दों के माध्यम से वो क्या कर रही है, ढोलक पर जोर जोर से गा रही है। उसका सुर ताल भी हिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुरीली है, लेकिन पेट की भूख मिटाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं लोगों को आकर्षित भी करती है, क्योंकि लोग उसको ध्यान से सुनते हैं कि ये कौन सी भाषा है, हमें समझ में नहीं आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह की पत्नी की मदद करते हैं, जो उनके श्रोता या दर्शक होते हैं वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर लेखक हमें बता रहे हैं कि उड़िया भाषा है या तेलुगु है, असमिया है, मराठी है या कन्नड़ है, बहुत सारी भाषाओं के शब्द यहाँ पर मिले हुए हैं और वो पूरे भारतवर्ष में क्या करते हैं, घूम घूम कर संथाली भाषा का नाम लिया गया है, गोंडी भाषा, हल्बी, बहुत सारी आदिवासी भाषाएं भी जुड़ी हुई हैं। और भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, जिनको भाषा का दर्जा मिला हुआ है। और बहुत सारी हमारे भारत में क्या है, बोलियां हैं जिनको अभी भाषा का दर्जा नहीं मिला है। लक्ष्मण सिंह की पत्नी के साथ साथ उनकी 8 साल की बेटी जो है वो अपनी पतली आवाज में कुछ अजीब लय में अपनी माँ के सुर में लाती रहती है, वो भी गाती रहती है। नन्ना जो रामू जोकर है वो जमीन पर बार बार गुलाटियां खाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सीधा एक सवाल बन जाता है कि रामू जोकर ने कौन कौन से कर्तव्य दिखाए, या लक्ष्मण सिंह और उसके परिवार ने कौन कौन से कर्तव्य दिखाए, या क्या क्या उन्होंने किया, वो सारी बातें आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मण सिंह अपनी ढीली कमीज को उतार देता है। कमीज उतारने के बाद वो कमजोर या कातर बिल्कुल नहीं दिखाई देता है और उसमें चुस्ती और फुर्ती आ जाती है। और इस तरीके से वो क्या करता है, हमारी आंखों के सामने एक के बाद एक कर्तव्य दिखाता है। सबसे पहले वो रस्सी में कुछ ऐसी गांठें लगाता है और उनको, जो उनके दर्शक हैं, उनको खोलने के लिए देता है, लेकिन दर्शक नहीं खोल पाते हैं क्योंकि गांठ लगाने का तरीका उनका अलग होता है और इस कारण से वो उनके सामने खोल कर दिखाता है। तो सभी लोग क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, बांस की एक कमची में फंसाकर जैसा चाहे वैसा वैसा उड़ा सकता था। तो वो काठ की एक चिड़िया होती है और उनके पास एक काठ की चिड़िया होती है और बांस की एक कमची में फंसाकर वो चिड़िया जैसा चाहे उड़ सकती है। तो इससे सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं।
उसके पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ कानों में गूंज रही है, च्यू च्यू की मीठी आवाज़ भी सुन सकते हैं। बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण सिंह 4 ट्यूबलाइट को अपनी छाती के ऊपर फोड़ता है, बिल्कुल पत्थर की सी टकराने की आवाज़ आती है और उसके पूरे शरीर पर बहुत सारे घाव भी होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार करतब दिखाने के कारण उसके शरीर में चोट लग जाती है, लेकिन वो चोट बहुत पुरानी होती है और अपने काम के लिए उसको ये सारी चोट सहन करनी पड़ती है। उसके बाद वो अपने दूसरे बेटे को जमीन पर लिटा देते हैं और उसकी छाती पर एक के बाद 3 बोल्डर अपने सब्बल से फोड़ते हुए चले जाते हैं, यानी कि भारी पत्थर रखकर, और उसको एक लोहे की मजबूत रोड से तोड़ते हैं। उसका बेटा करतब के बाद एक झटके से उठ खड़ा होता है, जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो सभी जो दर्शक होते हैं वो तालियां बजाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि इतने खतरनाक जो खेल है वो करतब कैसे दिखाए जा रहे हैं लक्ष्मण सिंह और उसके परिवार के द्वारा। इसके बाद लक्ष्मण सिंह अपने सीने पर रखकर एक दिवाली वाला बड़ा एटम बम फोड़ते हैं। चारों तरफ बहुत तेज से धुआं और धमाका होता है, लेकिन लक्ष्मण सिंह को कुछ भी नहीं होता, मामूली खरोच तक भी नहीं आती और सारे लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण सिंह जो है, लोगों को यकीन हो जाता है कि बहुत ही बहादुर हैं और उनको कुछ भी नहीं होने वाला। भले ही उसके शरीर पर घावों के बहुत सारे निशान थे और बार बार खेल दिखाने की वजह से कभी कभी कोई ना कोई निशान या कोई ना कोई घाव उसके शरीर पर हो जाता था। इसके बाद उसका स्पेशल आइटम आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेशल आइटम में लक्ष्मण सिंह ने क्या करतब दिखाया। तो वो 10 इंच की एक बड़ी सी रोड लेते हैं, लोहे की रोड जो बहुत मजबूत होती है, और वो सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को दिखाते हैं कि देखो इसको मोड़ कर देखो, मुड़ती तो नहीं है। लेकिन सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही मजबूत रोड होती है। लक्ष्मण सिंह क्या करने वाले हैं, इतनी मजबूत रोड को, जिसको 4 लोग मिलकर भी जरा सा भी नहीं मोड़ पाते हैं, वो अपने गले की हड्डी के बल पर मोड़ देने का असंभव सा दावा करते हैं और सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना एक रुमाल निकालते हैं, रुमाल को अपने गले की हड्डी के पास सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए रखते हैं और उस लोहे की रोड को जमीन के साथ सटाकर और पूरा मोड़ने का प्रयास करते हैं। और पूरा जोर लगाने के बाद कुछ बूंदे खून की निकलनी शुरू हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके जो रोड होती है वो बिल्कुल मुड़नी शुरू हो जाती है और वी की शेप में, अंग्रेजी के वी लेटर की शेप में वो मुड़ जाती है। उसके गले के उस हिस्से में जहाँ रोड धंसा था, पहले लाल चटके पड़े, फिर ये निशान गहरे हुए, फिर खून की कुछ बूंदें भी लोगों ने छल छलाती देखी। लक्ष्मण सिंह मानो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर पूरी ताकत झोंक रहे थे। इधर उसकी पत्नी जो थी वो डर के मारे ढोलक की थाप पर बहुत तेज गति से ढोलक बजा रही थी, क्योंकि आखिर है तो वो भी इंसान। इस तरह का खतरनाक काम देखकर थोड़ी सी अगर सावधानी हट जाती है तो लक्ष्मण सिंह की मौत भी हो जाती है। तो उसकी जो पत्नी है वो डर के मारे बहुत तेज से ढोलक बजाती है, लेकिन धीरे धीरे कर वो क्या होता है, पूरी तरह से रोड मुड़ जाती है और बच्चे हैरान हो जाते हैं और सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। तो ये उसका स्पेशल आइटम था, अंतिम आइटम था। और इसके बाद उसका जादू क्या होता है, खत्म हो जाता है, खेल खत्म, जादू टूटता है। तो यहाँ से सीधा एक सवाल बन जाता है कि जादू टूटता है, कहानी का शीर्षक जादू टूटता है क्यों रखा गया है। तो इसमें लक्ष्मण सिंह की अपनी एक दुनिया है, जादू की दुनिया है। जब वो करतब दिखाता है तो वो कायर, कमजोर, गरीब, लाचार या बेबस नहीं दिखाई देता, बहुत ही बहादुर अभिनेता की तरह पूरा कार्यक्रम करता है। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो वो भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाकर पैसे मांग रहा है। तो जादू की दुनिया से एकदम से वो क्या आता है, बाहर आ जाता है, जब वो अपनी गरीबी और लाचारी के कारण आसपास के दर्शकों से क्या मांगता है, पैसे मांगता है। तो इसी कारण से लेखक यहाँ पर कहानी का जो शीर्षक है वो जादू टूटता है रखते हैं, क्योंकि जादू की एक दुनिया जिसमें लक्ष्मण सिंह बहुत ताकतवर है, बहुत ही बड़ा कलाकार है, लेकिन उसके बाद वो बेचारा और लाचार बन जाता है। वो किस तरह से भिखारियों की तरह भीख मांग रहा है, पैसों की भीख मांग रहा है। तो इसी आधार पर कहानी का शीर्षक रखा गया है, जादू टूटता है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि जादू टूटता है शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। या आपको क्या लगता है कि ये शीर्षक ऐसा क्यों रखा गया होगा, या आपके हिसाब से कोई नया नाम इसको देना चाहते हैं आप इस कहानी को, तो आप क्या देना चाहेंगे। तो इस तरीके से घुमा फिराकर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब रामू जोकर जो है वो क्या करता है, उसका पूरा परिवार रामू जोकर और लक्ष्मण सिंह सभी से धीरे धीरे कर पैसे मांगते हैं, और जो सारे टीचर्स हैं वो भी उनको बहुत कम पैसे देते हैं। लक्ष्मण सिंह आर के सिंह के पास जाते हैं और आर के सिंह सिर्फ प्रिंसिपल होने के नाते उनको लगता है कि थोड़ा बड़ा अमाउंट देंगे, लेकिन वो 20 रुपये देते हैं। और 20 रुपये देते हैं तो लक्ष्मण सिंह बहुत निराश हो जाते हैं। उनको उम्मीद थी कि कम से कम 50 रुपये तो दिए जाएं, और इस तरीके से वो पूरा परिवार भिखारियों की तरह किस तरह से पूरे स्टाफ से, बच्चों से पैसे मांग रहा है। तो यही जादू टूटना है, क्योंकि जादू दिखाते समय, करतब दिखाते समय वो बहुत ही बहादुर होता है, बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन उसके बाद अचानक से वो जादू की दुनिया है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है।
यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं वो उनको कुछ पैसे देते हैं और पैसे देने के साथ साथ वो बहुत दुखी भी होते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद उसके परिवार को इतना कम रुपए मिलता है। लेखक बहुत दुखी होते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद, जान जोखिम में डालने के बाद उसके परिवार को इतना कम पैसा मिला है और इस पैसे से उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होगा। तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा पैसे तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, पूरे परिवार के लिए खाना मंगाते हैं, इस तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे सवाल यहाँ पर लेखक हम सभी तक पहुँचाते हैं कि लक्ष्मण सिंह जैसे लोगों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, समाज में वो उपेक्षित और वंचित क्यों रह जाते हैं, इतना बड़ा कलाकार होते हुए भी उसको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी सरकार की, पूरे देश की जिम्मेदारी है कि कोई भी कलाकार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेहनती है, जिसके अंदर हुनर है या कला है, उसको इस तरीके से मजबूर या लाचार ना होना पड़े और कोई भी बच्चा जो है उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित ना किया जाना पड़े। तो इस तरीके से इस पूरे पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ध्यान रखेंगे। लक्ष्मण सिंह के आसपास ये पूरी कहानी घूमती है और जादू टूटता है, इस कहानी का नाम क्यों रखा गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, आपके वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए भी कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं कि आपके आसपास लक्ष्मण सिंह या रामू जोकर जैसा कोई बच्चा अगर आपने देखा है, कोई व्यक्ति देखा है, और उसकी आप कैसे मदद कर सकते हैं, या इस तरह के लोगों के लिए सरकार क्या कर सकती है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समाधान सुझा सकते हैं। तो आपसे आपके विचार पूछे जा सकते हैं। इस कहानी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हमने अभी डिस्कस किए हैं, उन्हीं के आधार पर आपका सवाल बन जाता है। प्रिंसिपल आर.के. सिंह होशियार क्यों माने जाते थे, यहाँ पर पूछा जा सकता है। लक्ष्मण सिंह ने प्रिंसिपल की चिरोरी करना क्या होता है, चापलूसी करना, चिरोरी करने का प्रथम पड़ाव पार कर लिया, यानी कि उन्होंने अपनी चिरोरी करने की आदत की वजह से प्रिंसिपल को मना लिया ताकि वो उसको कर्तव्य दिखाने के लिए अनुमति दे सके। तो किसी भी तरीके से छोटे मोटे सवाल बनाए जा सकते हैं। लेखक ने बताया कि रामू जोकर का भविष्य मानो अभी से तय हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चा अपने बचपन में काम कर रहा है और अपने आप को देख रहा है कि मेरा नाम रामू जोकर है, तो ये उसका एक तरह से बच्चे को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है और वो बच्चा सोच रहा है कि मुझे बड़े होकर इसी तरीके से पैसे कमाने हैं। लक्ष्मण सिंह की खेल मंडली में कौन कौन था तथा वे क्या क्या साथ लाए थे। तो लक्ष्मण सिंह के बच्चे और उनकी पत्नी आती हैं और वो अपनी साइकिल पर पूरा सामान लेकर आते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे सवाल भी आप याद कर सकते हैं। लक्ष्मण सिंह खेल के दौरान तो ताकतवर लगते थे, परंतु खेल दिखाने के बाद एकदम से वो क्या हो जाते थे, बेचारे। तो इसी की बात हम कर रहे थे कि जादू टूटता है, इस कहानी का जो शीर्षक है वो क्यों रखा गया है। बच्चे और स्टाफ दोनों ही खुश थे, क्यों थे, क्योंकि बच्चे और स्टाफ दोनों ही खुश थे क्योंकि शनिवार को उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा व्यंग है, इसकी बात हमने अभी की थी। और लेखक को रामू जोकर को देखकर किस बात की गनीमत लगी और क्यों लगी, क्योंकि लेखक जब रामू जोकर को देखता है और रामू जोकर अपना परिचय रामू जोकर कहकर देता है तो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर जो मासूमियत है, बचपन की मासूमियत है, उसको देखकर उसको सुकून मिलता है कि थोड़ा बचपन अभी इस बच्चे में बाकी है। लक्ष्मण सिंह और भीख मांगने वाले और लोगों में क्या अंतर होता है। तो लक्ष्मण सिंह एक कलाकार है, कला दिखाने के बाद वो मेहनताना प्राप्त करने की कोशिश करता है, लोगों से सहायता मांगता है। लेकिन भीख मांगने वाले जो सामान्य लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ सहानुभूति या दया के भरोसे बैठे रहते हैं और लोगों की सहानुभूति के बल पर पैसे प्राप्त करना चाहते हैं। प्रिंसिपल का व्यवहार लक्ष्मण सिंह के समक्ष कैसा था, उसके सामने वो कैसा व्यवहार करते हैं। लेखक के मन में लक्ष्मण सिंह के लिए दया का भाव क्यों जाग जाता है। लक्ष्मण सिंह प्रधानाचार्य के सामने इतना दीनहीन क्यों बन रहे थे ताकि उनको अनुमति मिल जाए। लक्ष्मण सिंह का चरित्र चित्रण अगर करना हो या रेखा चित्र खींचना हो तो कैसे वो दिखाई देते थे, उसके व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, वो सारी आप लिख सकते हैं। बाल मजदूरी के क्या कारण हो सकते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे पाठ में। शिक्षा का अधिकार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। रामू जोकर के व्यवहार के आधार पर लिखिए, तो बाल मजदूरी किस तरीके से वो कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह की पत्नी किस भाषा में गा रही थी, उनकी भाषा क्यों नहीं समझ में आ रही थी, अभी हमने बातचीत की है। पूरे पाठ का सारांश एक बार आप देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, तो यहीं से आपके सवाल पूछे जाते हैं और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होती है। तो ये पाठ कहीं भी किसी और बोर्ड में नहीं मिलता है। अगर आप इसको सर्च करते हैं तो गूगल पर भी आपको बहुत सारी इससे संबंधित विषय वस्तु नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी ये कहानी बहुत आसान है। एक बार आप इसे सुन लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रख लेंगे तो भी यहाँ से पूछे गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। बाकी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो ये प्रश्न है वो आपके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ्य पुस्तक से, और 6 प्रश्न आपके कुल 5 पाठ हैं, तो 5 पाठों से पूछे जाएंगे। तो आपको एक बार पूरे पाठ जितने भी आपके मिड टर्म के सिलेबस में शामिल किए गए हैं 5 पाठ, वो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आप यहाँ से जो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के उत्तर आसानी से दे सकते हैं।
व्याकरण में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, हम इसमें विस्तार से बातचीत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 8 भेद आप देख सकते हैं और एक ही वाक्य को किस तरीके से 8 प्रकार में यहाँ पर लिखा गया है। तो विधानवाचक जिसमें साधारण जानकारी मिलती है, विधानवाचक वाक्य होता है जिसमें साधारण तरीके से कोई सूचना या जानकारी मिलती है। तो विशाल विद्यालय जाता है, साधारण सी जानकारी दी गई है। निषेधवाचक या नकारात्मक में क्या होता है, काम के नहीं होने का बोध होता है। तो विशाल विद्यालय नहीं जाता है, तो नहीं की वजह से निषेधवाचक बन जाएगा। प्रश्नवाचक आप बचपन से प्रश्न पूछते हुए आ रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर आप लिखते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और सवाल पूछा जाता है। संकेतवाचक में क्या होता है, 2 बातें होती हैं, 2 वाक्य होते हैं और दोनों को जोड़ा जाता है। एक वाक्य की बात दूसरे वाक्य पर निर्भर करती है। तो यदि तुम कहते तो विशाल विद्यालय अवश्य जाता, तो 2 बातें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पर संकेत होता है। संदेहवाचक में हमें निश्चित जानकारी नहीं मिलती है, शायद ये काम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, शायद विशाल विद्यालय जाए या फिर नहीं भी जाए। इच्छावाचक में हम इच्छा या आशीर्वाद देते हैं, हम किसी के लिए बेस्ट विशेष देते हैं कि भाई ईश्वर करे विशाल विद्यालय जाए। आज्ञावाचक में हम आदेश देते हैं। विस्मयादिवाचक या विस्मयादि बोधक में हम कुछ ऐसे भावों को प्रकट करते हैं, हर्ष, शोक, खुशी, घृणा, इस तरह के भाव होते हैं। और जैसे प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर आपका क्या लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो ये 8 भेद हैं। आपको इन भेदों की परिभाषा और उदाहरण याद करने हैं, साथ में पहचान करने के लिए दिए जा सकते हैं, या एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने के लिए भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ से 1 से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो आपका टॉपिक है व्याकरण में इकाई 2 के अंतर्गत, तो वो आपका अलंकार से संबंधित है। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, 2 भेद होते हैं। और शब्दालंकार में कौन कौन से शामिल किए गए हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। अनुप्रास अलंकार सबसे आसान है, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको पढ़कर देख लीजिएगा। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होना, रिपीट होना, बार बार एक ही वर्ण आता है किसी पंक्ति में, किसी काव्य की पंक्ति में, और उसकी वजह से अगर उसकी शोभा बढ़ रही है तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। जैसे बहुत ही आसान सा उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो त त त त त त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है और इसी कारण से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। आगे आपका दूसरा है यमक अलंकार है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यमक अलंकार में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्द बार बार आते हैं और हर बार जितनी बार हम उसको वाक्य में लिखते हैं, जब हम काव्य में लिखते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा और घटा बिल्कुल एक जैसे शब्द हैं, 2 बार आए हैं और 2 ही इसके मतलब होते हैं। एक घटा क्या होता है, बादल, और एक घटा होता है कम करना या घटाना। तो इस तरीके से आपका यमक अलंकार हो जाता है। बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, आपने याद कर लेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, आप वो देख सकते हैं। यमक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इनको देख लीजिएगा। किसी भी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक में आप आसानी से इनको देख सकते हैं। श्लेष अलंकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसे थोड़ा सा मुश्किल भी हम कह सकते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना। तो यहाँ पर कविता की पंक्ति में शब्द एक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं जब हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मंगन को देखी पट, पट एक बार आया है, लेकिन यहाँ पर इसके अर्थ 2 हैं। पट क्या होता है, वस्त्र यानी कपड़ा होता है, और पट क्या होता है, दरवाजा। तो श्लेष अलंकार में कुछ उदाहरण आप याद कर सकते हैं। और ये जो श्लेष अलंकार है तभी हम पहचान पाएंगे जब कविता की पंक्तियों का अर्थ हमें समझ में आएगा। तो कुछ बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण होते हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बार बार परीक्षाओं में यही उदाहरण जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अर्थालंकार देख सकते हैं। तो अर्थालंकार में हमारे कितने अलंकार को शामिल किया गया है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और मानवीकरण है। अतिशयोक्ति आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। उपमा बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो उपमा में हम क्या करते हैं, हम 2 वस्तुओं की तुलना करते हैं। तो जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं तो वो हमारा उपमेय होता है, और जिसके साथ हम करते हैं वो उपमान होता है। और बीच में हम सा, से, सी, सम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको हम वाचक शब्द कहते हैं। और जिस गुण के आधार पर हम तुलना करते हैं उसको साधारण धर्म कहते हैं। तो उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं, कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। इसके आधार पर हम इसकी पहचान करते हैं, और इसमें बहुत ही आसानी से आप पहचान कर पाएंगे। सिए मुख चंद्र समान, सा, से, सी, सम, समान, इस तरह के शब्द आपको मिल जाएंगे। पीपर पात सरिस, सरिस का मतलब क्या होता है, समान होता है। हरी
हरिपद कोमल कमल से यहाँ पर आ गया है। सुनी सुर सरी सम यहाँ पर आ गया है। तो थोड़ा सा आप कविता की लाइन का अगर अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और इस तरह के वाचक शब्दों को देखकर आप क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर भी उपमेय और उपमान में समानता नहीं दिखाई जाती, कुछ कुछ संभावना दिखाई जाती है, तो थोड़ा सा अंतर है। और इसमें भी आपके 4 अंग होते हैं, उपमेय होता है, उपमान। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी 4 अंग होते हैं जैसे उपमा अलंकार में होते थे। तो यहाँ पर जो आपके वाचक शब्द हैं वो अलग होंगे, मन हूँ, जन हूँ, मानो, जानो, क्योंकि समानता नहीं होती है, केवल संभावना, कुछ कुछ समानता होती है। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाओगे, मनो यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर आपका मानो आ गया है, और उत्तरा के नेत्र कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, बार बार पूछा गया है, मानो आ गया है। तो ये जो वाचक शब्द हैं ये आपकी मदद करेंगे। आपको अगर इसका अर्थ नहीं पता है, मतलब नहीं पता है, तो भी आप इसकी सहायता से पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और इसी तरीके से आपका रूपक अलंकार है, यहाँ से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रूपक अलंकार में भी उपमान उपमेय होता है, लेकिन इसके बीच में जो अंतर होता है उसको खत्म कर दिया जाता है, यानी कि अभेद आरोप किया जाता है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। और इसमें ज्यादातर जो उपमेय और उपमान का जोड़ा होता है उसके बीच में योजक चिन्ह आता है। तो चंद्र खिलौना, खिलौना और जो चंद्रमा है उसको एक ही मान लिया गया है, उसमें समानता नहीं है, संभावना नहीं है, दोनों को एक मान लिया गया है, उनके बीच के अंतर को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है आपका रूपक अलंकार। यहाँ पर रूपक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं और इनको भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। किसी भी व्याकरण की पुस्तक से कम आप कुछ उदाहरण याद कर लेते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। मानवीकरण में क्या होता है, जो प्रकृति की वस्तुएं होती हैं या जड़ वस्तुएं होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनको मानव की तरह कार्य करते हुए मानव की अनुभूतियों का आरोप किया जाता है। तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है और इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से पहचान पाएंगे। तो सिंधु सेज पर धरा, तो सिंधु क्या होता है, समुद्र होता है, और वो बिस्तर के ऊपर क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, तो यानी कि ये इंसान की तरह कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है। लतिका क्या होती है, लता होती है, बेल होती है, और वो पानी भर कर लाई है, तो यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं या प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो इंसान की तरह कार्य करते हुए दिखाई गई हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बीती विभावरी वाला उदाहरण बार बार पूछा जाता है। और यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं, ये तो डीबीएससी बोर्ड में पिछले साल पूछा भी गया था। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो मेघ क्या होते हैं, बादल होते हैं, बादल बंठन के सवर के इंसान की तरीके से आ रहे हैं, तो मानवीकरण है। ये भी बार बार पूछा जाता है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल हंस रहे हैं, फूल तो खिलते हैं, कलियां मुस्कुरा रही है, इंसान की तरह हरकतें कर रही हैं। अतिशोक्ति अलंकार में बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इनको पढ़कर देख सकते हैं। वैसे आपके पाठ्यक्रम में इसको शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर आप अलंकार के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। नील गगन सा, अभी हम बात कर रहे थे सा से सी सम, तो नील गगन सा तुलना की गई है, वाचक शब्द आपका आ गया है, उपमा अलंकार है। विमल वाणी ने वीणा ली, व यानी कि आपकी आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास। तो अगर आपको अर्थ समझ में भी नहीं आता है, थोड़ा सा आप इसके जो कीवर्ड्स हैं, हिंट है, उनको देख लेते हैं तो वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। 3 बेर 2 बार आया है और दोनों का अर्थ क्या है, अलग है। तो यहाँ पर क्या है, यमक। 3 बेर क्या होता है, 3 बार, और 3 बेर क्या होता है, बेर फल का नाम होता है। तो 2 अर्थ हैं इसके। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति है, तो फिर से यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। और बीच में आप देख सकते हैं चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत जोर से चल रहा है और इतनी अशांति हो रही है, आप कह सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो, अब देखो मनो मानो, मानो ऐसा लग रहा है, नील मणि सैल पर आतप प्रयो प्रभात। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कविता की पंक्तियाँ अगर आपके लिए नई हैं तो उसकी व्याख्या करना, उसका अर्थ समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो भी आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवन चारू और, सुब्रन को ढूंढत फिरत, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको आप याद कर सकते हैं। कवि व्यभिचारी चोर, तो 3 अर्थ में यहाँ पर सुब्रन का मतलब क्या है, अलग अलग है। तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, बहुत फेमस है, अगर अर्थ नहीं पता है तो भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं।
वैसे अलंकार के लिए आपकी हिंदी अगर बहुत अच्छी है, आप किसी भी नई पंक्ति का अर्थ समझ पाते हैं तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें अपना काम चलाना पड़ेगा। तो काम चलाने के लिए आप इस तरह से कीवर्ड्स या हिंट को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो पाहुन क्या होते हैं? पाहुन जो आए हो गांव के शहर में। तो जो आ गया, जो, जैसे, मानो, मनु, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है यहाँ पर। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। तो ये तो आसान सी पंक्ति है, अर्थ आपको समझ में आ गया। अतिशोक्ति अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपको याद हो ही गया होगा। यमक अलंकार है। चारुचंद्र बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुप्रास अलंकार है। मंगन को देखी पट, पट के दो अर्थ हैं, अभी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। एक बार पट का प्रयोग है, लेकिन पट यहाँ पर वस्त्र होता है और पट यहाँ पर दरवाजा होता है। कहे कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराए लेनी, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। बेनी कवि का नाम है और बेनी चोटी है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। दो अर्थ हैं। रहीमन पानी राखिए, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, याद कर सकते हैं। पानी गए ने उबरे, मोती मानुस चून। तो तीन मतलब है इसमें, और यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपुत की सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। बारे और बढ़े के यहाँ पर दो दो अर्थ है, तो यहाँ पर भी चिपके हुए अर्थ हैं, तो ये क्या है? श्लेष अलंकार। आगे यहाँ पर एमसीक्यू तरीके से सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है? तो शब्दालंकार में आपका अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष दिया हुआ है, और ये आपका जो है ये क्या है? आपका अर्थालंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। हमने बहुत जल्दी में अभ्यास करने का प्रयास किया है, क्योंकि पूरा सिलेबस इतने कम समय में एक वीडियो में करना बहुत मुश्किल है। इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे डाले हुए हैं, अगर आपके पास समय है तो आप देख सकते हैं। वैसे भी परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं होता है, तो कुछ ही दिनों में आपने 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है मुश्किल से, तो उसमें तैयारी करनी होती है। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप रिवाइज कर सकते हैं। आपकी परीक्षाएं आसान ही आने वाली हैं, किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है। पिछले जितने भी पेपर आए हैं डीबीएससी बोर्ड के अंदर बहुत ही आसान आए हैं, बस आपको अपना सिलेबस पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।